आज हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। इससे पहले के चैप्टर्स में हीट के अमाउंट को कैलकुलेट करते थे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी क्या ट्रांसफर होता है। इसमें मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर हमें सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर हीट ट्रांसफर के मेथड्स की बात करें तो बेसिकली 3 मेथड से हीट आपका ट्रांसफर होता है। थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए एक रॉड हमने लिया, सपोज आयरन रॉड ही है, और इस आयरन रॉड के लेफ्ट एंड को हम किसी बर्नर से गर्म कर रहे हैं। अब अगर इस केस में लेफ्ट एंड को आप गर्म कर रहे हैं, स्टोव पर ही आपने लेफ्ट एंड को रख दिया और राइट एंड को होल्ड किए हुए हैं। अब अगर जैसे जैसे समय बीतेगा कुछ देर के बाद आप फील करेंगे कि ये एंड आपको हीटेड लगेगा। अब होता क्या इसमें है, बेसिकली जब आप लेफ्ट एंड को गर्म करते हैं तो यहां से जो भी एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी यहाँ के मॉलिक्यूल्स को, उसकी वजह से यहाँ के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोचिए क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। उसकी वजह से यहाँ के मॉलिक्यूल का अगर वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ा तो उसके बगल में जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा रिलेटिवली कम टेम्परेचर पर उससे टकराएगा वो, और उस प्रोसेस में कोलिजन में एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। ग्रेजुअली फिर बगल वाले मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ा, वो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, और इस तरह होते हुए ग्रेजुअली कुछ देर के बाद अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुअली इस एंड पर भी जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के पास भी कुछ एनर्जी पहुंचेगी। तो अगर इसमें सोच के देखें तो कुछ देर बाद जब हमें ये एंड हीटेड फील होता है, इसका मतलब यहाँ के मॉलिक्यूल को एनर्जी तो मिली है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ बाद में हमें फील होता है, मतलब यहाँ के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, तो कहीं ना कहीं से तो इसके पास एनर्जी आई है। तो लगता है कि हाँ चलिए इस एंड से गर्म कर रहे हैं, उसी से एनर्जी आ रही। अब काम की बात इसमें ये है कि क्या यहाँ का मॉलिक्यूल कूद के यहाँ पे गया, जंप करके यहाँ पे गया और फिर एनर्जी को ट्रांसफर किया, तो वैसा तो नहीं हुआ है। ये मॉलिक्यूल अपने वाइब्रेशनल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा था, और फिर उसने अपने बगल वाले को ट्रांसफर किया, फिर उसने अपने बगल वाले को ट्रांसफर किया, और ऐसे होते हुए यहाँ जो एनर्जी दे रहे थे उस एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ तक भी पहुंचेगा, और उस वजह से यहाँ इस एंड का भी टेम्परेचर आपका बढ़ता है। तो इस तरह के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। मैं डेफिनेशन वगैरह सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा, पहले समझिए। तो बेसिकली इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में जब हम एक एंड को गर्म करते हैं तो एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है। बट काम की बात यह है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो आपके मूव नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ का एटम यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। तो कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर जरूर हुआ, लेकिन मॉलिक्यूल का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसके बाद यही अगर हम दूसरे मोड की बात करें, सपोज एक कंटेनर हमने लिया और इसमें कुछ वाटर हमने रखा है, वाटर है, और अगेन इसको भी अगेन बर्नर से हम गर्म कर रहे हैं। अब सोचिए जब आप इस कंटेनर को गर्म करेंगे बर्नर की मदद से, कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्रेजुअली उसके बाद अगर बात करें तो उसके कांटेक्ट में जो वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब लोअर पार्ट ऑफ वाटर जो कंटेनर के कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कोरस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बताइए डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, मास कांस्टेंट रहता है, और डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती। तो बेसिकली यहाँ वाले पार्ट की अगर बात करें तो डेंसिटी कम हो जाती है, और उसकी वजह से ये वाला पार्ट आपका मूव करता है ऊपर की तरफ, और ऊपर से यहाँ का मॉलिक्यूल मूव किया ऊपर, और इधर का मॉलिक्यूल फिर आएगा नीचे। तो यहाँ पर जब हम गर्म कर रहे हैं तो इस केस में भी देखते हैं कि हम एनर्जी यहाँ पर दे रहे हैं बॉटम पे, बट ग्रेजुअली कुछ टाइम के बाद ऊपर वाला पानी भी आपको गर्म फील होगा। मतलब इस केस में भी हीट का ट्रांसफर इस पॉइंट से इस पॉइंट हुआ, बट काम पहले वाले मेथड से अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव करके गया है।
इसमें मॉलिक्यूल का ट्रांसफर, नेट ट्रांसफर नहीं हो रहा था, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, इसमें मॉलिक्यूल का नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फिर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। इस मेथड को बोलते हैं कन्वेक्शन। तो दोनों में अगर डिफरेंस ध्यान से सोचें तो कन्वेक्शन में मीडियम के हीटेड पार्टिकल्स का मोशन इन्वॉल्व है और फिर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। जब आप कंडक्शन की बात करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, बट मीडियम के हीटेड पार्टिकल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। लिमिटेड डिस्प्लेसमेंट तो उनका होता रहेगा, अपनी मीन पोजीशन वाइब्रेशन होता रहेगा, बट नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। एक और मोड की बात करते हैं। सपोज एक बल्ब आपने लिया, सपोज हाई पावर वाला ये बल्ब है और ये आपका ग्लो कर रहा, लाइटेड है, और मान लीजिए इधर हमने वैक्यूम किया हुआ है और यहां पर आप हैं। ऑक्सीजन वगैरह की चिंता मत करें, ऑक्सीजन मास्क वगैरह आप लगाए हुए हैं। तो अगर आप इस बल्ब, यहां पर बल्ब है और यहां से अगर आप रहते हैं तो बीच में वैक्यूम है, उसके बाद भी आप हीट फील करेंगे। अब इस केस में क्या है कि यहां तो मीडियम है ही नहीं, इस बल्ब और यहां पर आप हो, इस दोनों पॉइंट के बीच में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी आप हीट एनर्जी फील करेंगे। तो बेसिकली यहां पर एनर्जी, यहां भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा क्योंकि आप हीट एनर्जी फील कर रहे हैं, बट यहां चूंकि मीडियम है ही नहीं तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मीडियम के पार्टिकल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट है एनर्जी के ट्रांसफर में। इस तरह के हीट ट्रांसफर को बोलते हैं रेडिएशन। बेसिकली अगर रेडिएशन की बात करें तो इसमें, इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में भी एनर्जी का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट होता है, बट इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती। यहां पर एनर्जी ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो आगे आप पढ़ लेंगे। तो उसमें आप पढ़ते हैं कि वेव जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है तो एनर्जी और मोमेंटम कैरी करता है। तो बेसिकली यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, और इसलिए मीडियम नहीं भी हो तो यहां से यहां तक एनर्जी पहुंचेगा। अब इसके कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि सन से आप तक लाइट आ रही है, तो अगर मीडियम नहीं भी हो तो कोई परेशानी नहीं है, वो एनर्जी आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचेगा। वही अगर हम इसकी बात करें तो मीडियम के प्रेजेंस में ही कन्वेक्शन आपका होगा, ये भी मीडियम के प्रेजेंस में ही कंडक्शन होगा। तो अगर मेन डिफरेंसेस अगर इन तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में, यही तीन तरीके हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में मीडियम होना चाहिए, कन्वेक्शन में भी मीडियम होना चाहिए। इसमें मीडियम की जरूरत नहीं है, रहे तो कोई परेशानी नहीं, जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इसमें मीडियम के पार्टिकल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इसमें मीडियम के पार्टिकल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें तो खैर मीडियम की जरूरत ही नहीं है। और क्या आप बोल सकते हैं, मोस्टली अगर इन तीनों मोड की बात करें तो इस केस में अगर देखें तो जैसे सॉलिड में मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली फिक्स होते हैं, तो मोस्टली कंडक्शन सॉलिड वगैरह के केस में मोस्टली देखने को मिलता है। कन्वेक्शन लिक्विड गैस दोनों में देखने को मिलता है, इसकी कोई परेशानी नहीं, ये तो आपका किसी भी मीडियम में प्रोपेगेट कर सकता है। तो सबसे पहले लिखें मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर या मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। फर्स्ट में कंडक्शन, एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रेडिएशन आपको थोड़ा पढ़ना है डिटेल में, कंडक्शन भी आपको डिटेल में पढ़ना है। कन्वेक्शन, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं, बस थ्योरेटिकल आपको इस प्रोसेस को समझना है, तो इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं रहेंगे, जो भी रहेंगे इससे थ्योरेटिकल। तो मेनली ये दोनों कंडक्शन और रेडिएशन आपको ध्यान रखना है अच्छे से। कंडक्शन में लिखिए, in this mode or method of heat transfer, in this method of heat transfer, energy transfer takes place due to
ड्यू टू collision between molecules and नेक्स्ट पॉइंट में कर लीजिए, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और उस प्रोसेस में एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं इस मोड में। सेकेंड पॉइंट कंडक्शन में ही लिखें, there is no net displacement of heated particles of medium. There is no net displacement of heated particles of medium. नेक्स्ट पॉइंट कंडक्शन में ही, नेक्स्ट पॉइंट कंडक्शन में, medium is required for this mode of heat transfer. Medium is required for this method or mode of heat transfer. Next point, mostly it takes place in case of solids. बाकी अभी डिटेल में भी करेंगे, जस्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जो काम की चीज याद रखनी है कि यहां पर पूछा जाए क्या एनर्जी ट्रांसफर होता है, बिल्कुल होता है। क्या मीडियम के पार्टिकल्स का ट्रांसफर होता है, तो नहीं होता है। मीडियम की जरूरत है या नहीं, तो बिल्कुल मीडियम की जरूरत नहीं। ये तीन चीज इसमें ध्यान रखेंगे। कन्वेक्शन में लिखें, सेकेंड पॉइंट कन्वेक्शन। In this method of heat transfer, convection में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, in this method of heat transfer, energy move from one point to other, due to motion of particles of medium. Second point, medium is required for this method of heat transfer. Next point, net displacement of particles of medium takes place. And last point, it mostly takes place in case of gases and liquids. जैसे समुद्री इलाके या जो भी आपका ओशियन साइड में जो आपका एरिया रहता है वहां का टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है, तो वो बेसिकली एयर के कन्वेक्शन की वजह से होता है। थर्ड में लिखिए रेडिएशन। In this method, energy transfer takes place due to काट दीजिए, without need of any medium,
in form of, without need of any medium, in form of electromagnetic waves, in form of electromagnetic waves. तो इस मेथड के हीट ट्रांसफर के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें एनर्जी ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है और मीडियम की इसमें कोई भी नीड नहीं है। मीडियम रहे तो परेशानी नहीं है, बट मीडियम की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि मान लीजिए किसी भी प्लेस पर इनमें से कौन सा, किसी की सिचुएशन में इनमें से कौन सा हीट ट्रांसफर हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई एक ही मेथड से हीट ट्रांसफर हो। पॉसिबल है साइमल्टेनियसली इनमें से हर मोड से आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा। जैसे अगर आप मान लीजिए बात किया जाए, सपोज गर्म तवे के ऊपर ही आप हाथ रखते हैं, टच नहीं, कुछ दूर पर आप हाथ रखते हैं, तो अब सोचिए कि उसमें आप किस मोड से हीट रिसीव कर रहे हैं। तवा गर्म है और उसके ऊपर में आप हाथ रखे हो, तो बेसिकली जब आप हाथ रखोगे तो एक तो रेडिएशन के थ्रू भी होगा। कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे रहे वो एनर्जी रेडिएट करती है, तो एक तो रेडिएशन आप फील करोगे। ये अलग बात है कि जरूरी नहीं है कि रेडिएशन आपको हमेशा दिखे ही। अगर ये विजुअल रीजन का होता है, जिसको अपने लाइट कहते हैं, तो वो दिखता है आपको, बट अगर आपका इंफ्रारेड हुआ, अल्ट्रावायलेट हुआ, तो ये सब आपको दिखेंगे नहीं, बट स्टिल वो रेडिएशन है, वो एनर्जी कैरी करते हैं। तो उस केस में तवे पर जब आप हाथ रखेंगे तो एक तो रेडिएशन, वो नजर भले आपको ना आ रहा हो, बट वो उससे भी फील करते हैं, प्लस साथ में जो एयर के मॉलिक्यूल्स गर्म होकर मूव कर रहे होंगे उसके थ्रू भी आप रिसीव कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह का दो ऑब्जेक्ट हमने लिया, ये 0 डिग्री सी पर, ये 100 डिग्री सी पर, और ये आपका आयरन रॉड है, यहाँ पर एयर है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये ज्यादा टेम्परेचर पर है, ये कम टेम्परेचर पे किस मोड से हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इस केस में अगर ये आपका कंडक्टिंग रॉड है, आयरन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर होगा। उसके बाद इसके कांटेक्ट में एयर के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे और वो एयर के मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव करेंगे, तो इस केस में कंडक्शन तो है ही, साथ में कन्वेक्शन भी है। क्या सोचते हैं, रेडिएशन भी होगा? तो बिल्कुल रेडिएशन भी होगा, ये भी रेडिएट कर रहा होगा, ये भी रेडिएट कर रहा होगा। अच्छा, ये रेडिएट कर रहा होगा 0 डिग्री सी पर, तो ध्यान रखिए कोई भी ऑब्जेक्ट 0 केल्विन टेम्परेचर पर रेडिएट नहीं करता है, उसके अलावा किसी भी टेम्परेचर पे रहेगा तो एनर्जी रेडिएट करता है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन टॉपिक में, बट ये भी आपका एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, ये भी। तो यहाँ पर रेडिएशन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब यहाँ तीनों मोड से हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब इसी में सपोज अगर सेकेंड एग्जांपल हम लें और ऐसे आपको कहें कि मान लीजिए इसी तरह हमने अगेन दो ऑब्जेक्ट लिया, ये 100 डिग्री सी पर, ये आपका 0 डिग्री सी, और इस केस में बोल दिया गया कि आउटसाइड में वैक्यूम है। ये आयरन का रॉड है। अब बताइए इस केस में किस किस मोड से एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर रॉड है, रॉड के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होगा, मतलब कंडक्शन, मॉलिक्यूल बगल वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया, फिर उसने अपने बगल वाले को, और ऐसे होते हुए एनर्जी यहाँ तक पहुंचा, तो इसमें कंडक्शन है। क्या कन्वेक्शन भी होगा? तो बेसिकली यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं जो यहाँ से यहाँ जाके एनर्जी ट्रांसफर कर रहा, तो इस केस में कन्वेक्शन नहीं, बट रेडिएशन के थ्रू वेव के फॉर्म में यहाँ से आपका ये वेव कुछ इमिट कर रहा है और ये वेव ये रिसीव कर रहा है, कॉरस्पॉन्डिंगली रेडिएशन के थ्रू भी एनर्जी लॉस। तो इसमें दोनों मोड। फिर सपोज अगर बोला जाए एक और इसी तरह का केस लेते हैं, सपोज इधर कुछ हमने हाई टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट है, इधर लो टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हमने एक रॉड लिया, या चलिए रॉड नहीं है यहाँ पर, और इस केस में एयर है। अब बताइए सोच के इसमें क्या होगा? कंडक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ कोई रॉड वगैरह नहीं है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो सके। एयर है तो इसलिए
कन्वेक्शन के थ्रू आपका एनर्जी ट्रांसफर, एयर के मॉलिक्यूल यहां से एनर्जी लेके मूव करके यहां तक आ सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। रेडिएशन, वह उसके लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं, एयर है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों के थ्रू हो रहा है। इसी में अगर बोल दिया जाए कि यही दो बॉडीज हैं 100 डिग्री सी और ये आपका 0 डिग्री सी और यहाँ वैक्यूम है। अब अगर पूछा जाए तो बताइए, कोई रॉड नहीं है जिसके थ्रू कंडक्शन हो, ना ही एयर है जिसके थ्रू कन्वेक्शन हो, तो यहाँ केवल होगा रेडिएशन। तो बेसिकली बेसिक डेफिनेशन पर कब कौन से मेथड से हीट ट्रांसफर हो रहा, तो उसके लिए आप बेसिक डेफिनेशंस को यूज करिए और डिसाइड कर लीजिए किस किस। तो बेसिकली तीनों मोड भी पॉसिबल हैं, कोई एक मोड से भी हो सकता है। तो रेडिएशन तो आपका हमेशा होता ही है अगर बॉडी 0 केल्विन पर ना हो तो। अब आते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट पे। कि अगर मान लीजिए कंडक्शन के थ्रू ही हीट ट्रांसफर हो रहा है तो कितने समय में कितना हीट ट्रांसफर, जैसे कैलोरीमेट्री में ही हमने पढ़ा तो वहां पर हमने बात किया कि हीट एब्जॉर्ब करता है सब्सटेंस या फेज चेंज कर रहा हो, बट कितना समय लगेगा हीट को ट्रांसफर होने में, किस मेथड से ट्रांसफर होता है, ये सब नहीं पढ़ने। यहाँ टाइम वगैरह को भी आप रिलेट करेंगे। तो कंडक्शन, सपोज इसमें हमने एक रॉड लिया, इस रॉड के लेफ्ट एंड को हमने हायर टेम्परेचर पे रखा, राइट एंड को लोअर टेम्परेचर, समझने के लिए चाहे तो इसको मान लीजिए 0 डिग्री सी पे रखा और इसको हमने 100 डिग्री सी 200 डिग्री सी हाई टेम्परेचर पे रखा है। सपोज ये आपका एक आयरन रॉड है या कोई कंडक्टिंग मटेरियल, थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल का ये रॉड है। उसके बाद यहां पर बोला गया कि इस रॉड के सरफेस को इंसुलेट कर दिया गया है। इंसुलेट करने का मतलब बेसिकली ये रॉड कोई भी एनर्जी सराउंडिंग में आपका लॉस नहीं करेगा। 100% पॉसिबल नहीं है कि आप उसको हीट ट्रांसफर को रोक पाए, बट स्टिल आप वुड वगैरह की लैगिंग करके आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर केवल हीट ट्रांसफर कंडक्शन मोड से जो हो रहा उसको स्टडी करने में है, इसलिए हमने इस साइड चारों तरफ से इसको इंसुलेट कर दिया है। अब यहाँ पर सोचिए कि तो बेसिकली जब हम इस रॉड के दोनों एंड को अलग अलग टेम्परेचर पे रखे हैं, अब क्या होगा, इनिशियली इस रॉड का टेम्परेचर, इनिशियली ये रॉड रूम टेम्परेचर पे था, सपोज 30 डिग्री सी पर, ये इनिशियल टेम्परेचर है रॉड का। उसके बाद जब हम यहाँ पर इसको प्लेस कर रहे हैं तो ये वाला एंड अगर देखिए, राइट वाला एंड इनिशियली 30 पे था, ये भी एंड इनिशियली 30 पे था, तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होगा, 30 पर रॉड है, ये 200 पर यहाँ पर। तो एकदम शुरुआत की बात करें तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से रॉड और जो भी इधर हायर टेम्परेचर पर है इसके टेम्परेचर को हम फिक्स अभी रख रहे हैं, इधर के भी टेम्परेचर को हमने फिक्स रखा है। तो जब आप रॉड लगाओगे तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का फ्लो होगा। अब सोचने की बात है कि हीट जब फ्लो हो रहा होगा तो इस एंड के पास वाला जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर आपका यहाँ वाले का घटेगा। क्या सोचते हैं बीच वाले मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? जैसे इस एंड का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा क्योंकि 30 पर था, 200 पे कांटेक्ट में रखें। इस एंड की बात करें तो 0 पर 30 पर था रॉड और 0 के कांटेक्ट में रखें तो इस एंड का घटेगा, उस एंड का बढ़ेगा। अब अगर पूछा जाए कि बताओ रॉड के मिड पॉइंट का टेम्परेचर के बारे में, तो बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ और वहां है तो एनर्जी तो फ्लो हो रहा है, और एनर्जी अगर फ्लो हो रहा है तो ग्रेजुअली अगर देखेंगे तो इस रॉड के डिफरेंट सेक्शंस का टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा। इनिशियली पूरा रॉड 30 पर था, बट कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे तो रॉड के डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। अब अगर इसी केस में मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा T1, यहाँ T2, यहाँ T3, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा, T1 ज्यादा होगा, T2 ज्यादा होगा या T3? सोच के बताएं।
कुछ देर के बाद पहले 30 पे रॉड था, आपने यहाँ रख दिया, कुछ देर के बाद क्या सोचते हैं कौन इनमें सबसे ज्यादा होगा? तो चूंकि ये फिक्स टेम्परेचर पर है, ये भी फिक्स, हीट का फ्लो तो उधर से इधर हो ही रहा है, और अगर हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, हीट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हीट का फ्लो तभी पॉसिबल है जब यहां से यहां जाने पे टेम्परेचर कम हो रहा हो, तो T1 से कम टेम्परेचर होगा T2 और उससे भी कम होगा T3। और सोचते हैं तो, और आप कुछ देर के बाद सफिशिएंट टाइम तक के लिए आपने 2-4-5 घंटे छोड़ दिया इस सिस्टम को, उसके बाद जब आप मेजर करते हो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन का, जैसे यहीं का टेम्परेचर, तो आपको दिखेगा कि समय के साथ यहाँ का टेम्परेचर नहीं बदल रहा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रॉड को आप लगाए, इनिशियल 30 पर था, उसके बाद यहीं पर आप थर्मामीटर लगाएं और उसके बाद इस यहाँ का टेम्परेचर देखते हैं, तो शुरुआत में कुछ देर तो इसका टेम्परेचर आपको बदलता हुआ दिखेगा, आफ्टर सम टाइम यहाँ इसका टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट। उसके बाद फिर आप दूसरा थर्मामीटर यहाँ लगाए, इसका भी शुरुआत से बाद तक ऑब्जर्व करें तो इसका भी टेम्परेचर देखेंगे, तो इनिशियल से आफ्टर सम टाइम तक इसका टेम्परेचर बदलेगा, बट आफ्टर सर्टेन टाइम इस सेक्शन का भी टेम्परेचर बदलना बंद हो जाएगा, इसका भी टेम्परेचर बदलना बंद हो जाएगा। मतलब सफिशिएंट टाइम तक के लिए अगर सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर समय के साथ बदलना बंद हो जाता है। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। फिर से सुनिए, जब हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर समय के साथ बदलना बंद हो जाता है तो हम बोलते हैं कि रॉड हमारा स्टेडी स्टेट में है। अब बात यह है कि हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर समय के साथ क्यों बदलना बंद हो गया, और शुरुआत में अगर हमने देखा था तो इसका टेम्परेचर बदला था, बाद में जाके कांस्टेंट हो गया है। तो एक्चुअल में होता ये है कि अगर मान लीजिए यही आपका रॉड है और इस एंड को 200 डिग्री सी पर आपने रखा और इस एंड को 0 डिग्री सी पे रखा। अब अगर मान लीजिए यहीं पर हम क्रॉस सेक्शन की अगर बात करते हैं, एक छोटे से एलिमेंट की ही बात करते हैं, तो इनिशियली इधर से इधर कुछ हीट फ्लो हुआ, सपोज 10 कैलोरी पर सेकेंड हीट फ्लो हो रहा है, तो ये आगे ट्रांसफर किया 8 कैलोरी पर सेकेंड। ध्यान से समझेंगे, ये मैं स्टेडी स्टेट से पहले की बात कर रहा हूं। जैसे ही आपने रॉड लगाया, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में इसमें इस एलिमेंट को 10 कैलोरी पर सेकेंड मिला, बट इसने आगे ट्रांसफर किया 8 कैलोरी पर सेकेंड। 2 कैलोरी पर सेकेंड इसने क्या किया, तो 2 कैलोरी पर सेकेंड की मदद से इसने अपना टेम्परेचर को बढ़ाया। ग्रेजुअली जब समय पास होता है तो ये जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे अभी 2 कैलोरी पर सेकेंड एब्जॉर्ब कर रहा, जितना एनर्जी ये खुद एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो एनर्जी कम होती चली जाती है, और स्टेडी स्टेट में 10 अगर इधर से आ रहा होता है तो 10 आगे ये ट्रांसफर भी कर देता है, और जब जितना आया उतना ही ट्रांसफर कर दिया तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा आपका कांस्टेंट। यही चीज मैं यहाँ बोल रहा था कि स्टेडी स्टेट में इस सेक्शन का टेम्परेचर बदलना बंद हो गया, मतलब अगर यहाँ वाले एलिमेंट की बात करें तो उसने जितना हीट इधर से आने पर लिया था उतना ही एनर्जी उसने आगे को ट्रांसफर किया। स्टेडी स्टेट से पहले क्या होता है, हर क्रॉस सेक्शन या हर एक छोटा एलिमेंट की अगर बात करें तो वो एनर्जी लेता ज्यादा है, ट्रांसफर कम करता है, बचा क्या करता है, बचे एनर्जी को यूज करके अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। तो याद रखिएगा, स्टेडी स्टेट में जितनी एनर्जी हर क्रॉस सेक्शन ने ली उतनी ही आगे ट्रांसफर की, और स्टेडी स्टेट से पहले जितनी ली उससे कम आगे ट्रांसफर करता है। और स्टेडी स्टेट में क्या खास बात आपको ध्यान रखनी है, क्या स्टेडी स्टेट में हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम की अलग अलग? ध्यान से सुनिए, स्टेडी स्टेट में डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम या अलग? तो अलग अलग। किसका ज्यादा होगा, तो हायर टेम्परेचर वाले एंड के पास वाले क्रॉस सेक्शन का ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हायर से लोअर बढ़िएगा टेम्परेचर कम होता जाएगा। और क्या सोचेंगे, क्या इस सेक्शन का टेम्परेचर समय के साथ बदल रहा? तो बिल्कुल नहीं। तो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर समय के साथ नहीं चेंज होगा, समय के साथ हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट, बट अलग अलग क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अलग होगा। तो लिखिए, क्योंकि ज्यादातर पार्ट में पीएमटी के रिगार्डिंग हम इस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो इस केस में
ध्यान रखेंगे, स्टेडी स्टेट से पहले आप लोग को नहीं पूछने वाला है। थोड़ा एक आइडिया रखिएगा कि स्टेडी स्टेट के पहले जितना लेता है उससे कम आगे ट्रांसफर करता है। तो अब लिखिए कंडक्शन में फर्स्ट पॉइंट, कंडक्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, when rod at room temperature is placed between hot and cold reservoir, when rod at room temperature is placed between hot and cold reservoir इनके टेम्परेचर फिक्स होते हैं। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि अच्छे इधर से इधर हीट आ रहा तो ये 0 से बदल जाएगा, वो समहाउ मेंटेन किया गया है इसका टेम्परेचर। तो जो भी एंड्स पे है रिजर्वायर इनको बोला जा रहा है, उनका टेम्परेचर फिक्स्ड है, उनका टेम्परेचर बदल नहीं रहा, चाहे कितना भी हीट आ जाए चाहे कितना भी हीट चला जाए। then initially each cross section absorb more energy, क्रॉस सेक्शन को आप एक स्मॉल एलिमेंट भी समझ सकते हैं। ईच क्रॉस सेक्शन और स्मॉल एलिमेंट एब्जॉर्ब more energy and releases less energy to colder part, जैसे ये एब्जॉर्ब किया ज्यादा, रिलीज कम कर रहा, इसका अगला पार्ट इसके रिलेटिवली कोल्ड होगा। Releases less energy to colder part and difference of these energy is utilized in increasing temperature of given cross section or a small element full stop। after sufficient time steady state is achieved नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in steady state अब इसमें ए करके लिखिए और इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे। इन स्टेडी स्टेट ए पॉइंट, रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब हीट फ्लोन पर यूनिट टाइम, इसको आप Q/T बोल सकते हैं और डिफरेंशियल फॉर्म में बोले तो dQ/dt। यहां Q है, ध्यान रखिएगा थीटा नहीं, Q/T हीट फ्लोन पर सेकेंड। रेट ऑफ हीट फ्लो, फर्स्ट पॉइंट में रेट ऑफ हीट फ्लो becomes constant from each cross section of rod, rate of heat flow becomes constant from each cross section of rod second। ई में लिखिए टेम्परेचर ऑफ
each cross section, temperature of each cross section becomes constant with respect to time. Temperature of each cross section becomes constant with respect to time. Temperature of each cross section becomes constant with respect to time. Next में temperature of different cross section, temperature of different cross section is different. Temperature of different cross section is different, and it decreases as we move from higher temperature end to lower temperature end. As we move from higher temperature end to lower temperature end. ये 3 लाइन अच्छे से याद रखेंगे। पहले पार्ट में ये बोला गया कि अगर आप कोई भी क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो जैसे स्टेडी स्टेट में है, इन स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करें तो यहां पर एक क्रॉस सेक्शन हमने लिया, यहां क्रॉस सेक्शन, यहां क्रॉस सेक्शन। अगर बात करें तो जितना हीट dq बाई dt यहां से फ्लो कर रहा, उतना ही हीट dq बाई dt यहां से फ्लो कर रहा, उतना ही हीट dq बाई dt यहां से फ्लो कर रहा। स्टेडी स्टेट के बाद कोई भी एनर्जी का कंजम्पशन ये रॉड खुद नहीं करता है, ये पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर करता है। स्टेडी स्टेट के पहले जितना लेता है उससे कम आगे ट्रांसफर करता है। कुछ खा जाता है, क्या करता है कुछ एनर्जी का, तो अपने टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज करता है। दूसरी चीज बोला गया कि किसी भी क्रॉस सेक्शन का, हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर, जैसे यहां का अगर टेम्परेचर हमने कहा θ1, यहाँ का θ2, यहाँ का θ3, तो सेकेंड पॉइंट में बोला गया है हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर समय के साथ नहीं बदलता है। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर समय के साथ नहीं बदलता। इसके कहने का ये नहीं मतलब है कि हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम है। किसी भी क्रॉस सेक्शन का जो अभी टेम्परेचर है वही 2 घंटे बाद भी है, 15 मिनट बाद भी है, आधे घंटे बाद भी है। तो θ1 इस क्रॉस सेक्शन का अगर अभी टेम्परेचर है t इक्वल टू सपोज 0 टाइम पर, तो t बराबर 10 सेकेंड पर भी अगर देखेंगे तो ये θ1 ही होगा। t बराबर 20 सेकेंड पर भी देखेंगे तो ये θ1 ही होगा। इसके कहने का ये मतलब है। जो तीसरा पॉइंट लिखा गया कि टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन चेंजेस, या अलग अलग होता है। जब आप हायर से लोअर की जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है। तो यहाँ पर अलग अलग क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर x का फंक्शन है। मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में x को एज्यूम करें तो इधर से इधर जाने पे टेम्परेचर बदलता है, तो टेम्परेचर पोजीशन का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन नहीं है। और यहां अगर इन तीनों को आपको रिलेट करना है तो बताइए सबसे ज्यादा अगर कौन सा, अगर θh सबसे ज्यादा है, उसके बाद θ1 होगा। चूंकि हीट का फ्लो इधर से इधर हो रहा, तो जब लेफ्ट से राइट एंड जा रहे हैं यहाँ पर, या हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जा रहे हैं, तो ग्रेजुअली टेम्परेचर आपको घटता चला जाएगा। तो अगर थीटा सबको रिलेट करना है तो θh से कम रहा होगा θ1, देन उससे भी कम रहेगा θ2, उससे भी कम θ3 और उससे भी कम θl। तो हमेशा हाई से लो की ओर जाने पर हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर बदलेगा। तो टेम्परेचर पोजीशन का फंक्शन है बट टाइम का फंक्शन नहीं है। स्टेडी स्टेट में इतनी बातें होती हैं, और आपके नीट में तो आपको आना है, स्टेडी स्टेट नहीं पूछेगा, स्टेडी स्टेट के पहले पे सवाल नहीं बनेंगे, उसपे भी बनते हैं बट वो जेई वालों को पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अब इसके बाद यहां बात करते हैं कि चलिए, ये तो स्टेडी स्टेट की बात हुई। थर्ड पॉइंट में कि यही हमने रॉड लिया है
और इसके दोनों एंड को फिक्स टेम्परेचर पे हमने रख लिया है, थीटा एच और थीटा एल। यहाँ एक रॉड है, अंडरस्टूड है, इंसुलेशन लगाया गया है, जितना एनर्जी इधर से जा रहा पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा, कोई भी रेडिएशन वगैरह में लॉस नहीं जा रहा। इस रॉड का लेंथ एल है और इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। अब अगर है तो बेसिकली लॉ, बट अगर थ्योरेटिकली आप सोचेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहां से इस रॉड से जो हीट ट्रांसफर हो रहा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। मान लो कि यहां पर अगर आपका आग जल रही है और एक रॉड आप इस लेंथ का होल्ड किए हैं और दूसरी रॉड आप इस लेंथ का होल्ड करो। यहां आपका फायर है, आग जल रहा है और इस दो रॉड को आप होल्ड करते हो। क्या सोचते हैं किस केस में ज्यादा हीट आप एब्जॉर्ब करेंगे? अगर छोटा रॉड लेंगे तो ज्यादा गर्म आपको फील होगा, बड़ा रॉड लीजिएगा तो कम फील होगा। मतलब यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा है कि लेंथ बढ़ने से, अगर हम यहाँ से होल्ड कर रहे हैं ज्यादा लेंथ पकड़ पे होल्ड करने से कम हीट का ट्रांसफर हो रहा, नजदीक से अगर होल्ड कर रहे हैं या छोटा रॉड लिए हैं तो उस केस में ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रहा। मतलब लेंथ पे डिपेंडेंस तो है, जितना ज्यादा लेंथ करिएगा उतना ही कम हो जाएगा हीट ट्रांसफर का रेट। उसके बाद अगर हम बात करें कि चलिए जैसे गर्म तवाही है उस पे आप एक सपोज फिंगर रख के हीट ट्रांसफर ऑब्जर्व करो और पूरा पंजा रख के हीट ट्रांसफर ऑब्जर्व करो। क्या सोचते हैं किस केस में ज्यादा हीट ट्रांसफर है? ऑब्वियस है, जब पूरा पंजा रखिएगा तो ज्यादा हीट आप एब्जॉर्ब करेंगे। तो बेसिकली क्या चेंज हुआ दोनों में? एरिया। तो कितना एरिया है उस पर भी डिपेंड करता है और ज्यादा एरिया होने से ज्यादा ट्रांसफर हुआ और लेंथ ज्यादा होने से कम हो गया था। तो अगर हम हीट ट्रांसफर के रेट की बात करें, रेट ऑफ हीट फ्लो, इसको आप बोल सकते हैं हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, इसी को हीट करेंट भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसी का थर्मल करेंट। क्वेश्चन में इनमें से कोई भी लैंग्वेज बोला जाए, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड निकालिए, रेट ऑफ हीट फ्लो निकालिए, हीट करेंट निकालिए, थर्मल करेंट निकालिए, सबका मतलब एक ही है। मैथमेटिकली इसको आप लिख सकते हो Q अपॉन T, कभी कभी डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखते हैं। यहाँ पर Q क्या है? चार्ज मत समझ लीजिएगा, ये आपका हीट किस इंडिकेशन है, जो भी हीट आपका फ्लो कर रहा है, और T क्या है तो टाइम। कभी कभी डिफरेंशियल फॉर्म में भी इसको लिखा जाएगा, वैसे बहुत ज्यादा वो पीएमटी वालों को नहीं यूज करना होगा, बट जानते रहिए इस फॉर्म में भी रहे तो घबराना नहीं है। यहाँ पर T बेसिकली T टाइम की जगह इसको बोलिए टाइम इंटरवल, हीट फ्लोन इन टाइम इंटरवल T। हो सकता है कहीं कहीं बुक्स वगैरह में डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T लिखते हैं, तो उसका मतलब यही वाला है कि डेल्टा Q हीट ट्रेवल कर रहा, डेल्टा T टाइम में। तो मोस्टली हम लोग तो पीएमटी में आपका यही Q/T से काम हो जाएगा, इनके मतलब भी समझते रहेंगे। अच्छा, अगर ये हीट करेंट है, करंट की यूनिट क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आप पढ़ते हैं एम्पियर। ये हीट करंट है, इसका यूनिट एम्पियर मत बोल दीजिएगा। डेफिनेशन से अगर देखिए तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? हीट फ्लोन पर सेकेंड, हीट एनर्जी का फॉर्म जूल पर सेकेंड, और आपको याद होगा जूल पर सेकेंड का कुछ बढ़िया सा नाम भी होता है, तो वॉट, पावर वाली यूनिट। तो बेसिकली हीट करंट एक टाइप से पावर जैसा टर्म है। अब इसमें दो चीज हमने रिलेट किया था कि लेंथ ज्यादा होने से कम हीट ट्रांसफर हुआ था, छोटी रॉड में ज्यादा हो रहा था, लंबी रॉड ले रहे थे तो उस केस में ज्यादा हीट ट्रांसफर हुआ। फिर एरिया से रिलेट किए तो ज्यादा एरिया होने पे बढ़ गया था। और अगर इसको सोच के देखें, मान लीजिए अगर यहाँ 100 है और 0, 100 का टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक, अगर 500 का टेम्परेचर डिफरेंस, किस केस में ज्यादा हीट का ट्रांसफर होगा? तो आपका ऑब्वियस सा आंसर है, मान लीजिए आप 10 डिग्री वाले पानी में हाथ रखते हैं
और 100 डिग्री वाले पानी में हाथ रखते हैं, किस केस में ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगा? ऑब्वियस सा बात है, आंसर 100 वाले में ज्यादा होगा। तो आपके और 100 वाले के बीच टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। तो अगर डिपेंडेंस की बात करें तो हीट फ्लोन पर सेकेंड ये आपका प्रोपोर्शनल आएगा एरिया के, जैसे एरिया देखे बढ़ने पर ज्यादा आता था, प्रोपोर्शनैलिटी एरिया के साथ होती है। टेम्परेचर डिफरेंस के भी प्रोपोर्शनैलिटी, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही ज्यादा हीट फ्लो, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि लेंथ ज्यादा होने पे कम हो जा रहा था। तो ए के डायरेक्टली टेम्परेचर डिफरेंस में भी हाई माइनस लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और क्या इस केस में आप रिलेट कर सकते हैं? इतना करने के बाद लोगों ने सोचा कि चलो लकड़ी की रॉड पकड़ते हैं और सपोज लोहे का रॉड आप होल्ड करिए, दोनों केस में सेम हीट ट्रांसफर होगा या अलग अलग? इसकी चर्चा हमने की थी कैलोरीमेट्री में भी। आपको एग्जांपल याद होगा, अगर छत पे सपोज गर्मी का समय है और छत पे आपका लोहे की कुर्सी है और प्लास्टिक की कुर्सी है, दोनों में से दोनों पर आप बैठ के देखो, लोहे की कुर्सी पर बैठने पे आपको ज्यादा कष्ट होगा। क्यों? तो वहां पर वो ज्यादा हीट ट्रांसफर करता है। तो बेसिकली मटेरियल भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। अब खाने बनाने वाले बर्तन की ही अगर आप बात करें तो उसके हैंडल का मटेरियल और जो कंटेनर होता है उसका मटेरियल दोनों अलग रखा जाता है। तो जहां हीट कम ट्रांसफर करना है वहां पर ज्यादा थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं, जहां कम हीट ट्रांसफर करना होता है वहां कम कंडक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं। तो इन फैक्टर्स के अलावा इनके प्रोपोर्शनैलिटी होता है, फिर प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के एक कांस्टेंट यूज करते हैं थर्मल। यही आपका लॉ है और बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मूला नहीं है कंडक्शन में। मान के चलिए कि मेजर यही फॉर्मूला है, कुछ और छोटे मोटे आएंगे फॉर्मूले, बट इसी से आपके सारे सवाल बनेंगे। अब इसमें सारे टर्म्स आपको पहचान में आने चाहिए। इसको हम इंडिकेट ITH से कर रहे हैं, TH फॉर थर्मल करंट और हीट करंट। इसके बाद अगर इसकी यूनिट की अभी बात किए ही थे, वॉट में होगा। ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल की अगर बात करें तो लेंथ, और टेम्परेचर डिफरेंस थीटा एच माइनस थीटा एल। अब इस केस में यहां पर जो के आया है, के को थोड़ा देख लेते हैं। के का नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। एक कंडक्टिविटी आप इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ते हैं, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोस्टैट में भी आप पढ़ते हैं, ये करंट में पढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, ये थर्मल कंडक्टिविटी, दोनों अलग अलग टर्म हैं। तो इस केस में सबसे पहला काम करिए, खुद से मेहनत करिए और इसकी यूनिट लिखिए। लास्ट ईयर ही शायद इसका यूनिट या डायमेंशन आपको एग्जाम में आया था और बच्चे गलती कर देते हैं। तो इसकी SI यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला खुद से लिखिए। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब यहीं से अगर सोच के देखें, यही के है, इसी की यूनिट आपको निकालनी है। इसकी यूनिट आप देख चुके हो, ये किस में आएगा? वॉट। उसके बाद ये आपका क्या है? एरिया। एरिया किस में लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। ये लेंथ को किस में लिखिएगा? मीटर। और ये टेम्परेचर डिफरेंस को डिग्री सेल्सियस या केल्विन। अब अगर यूनिट बनाइए के की, वॉट इधर है ही, मीटर, एक मीटर कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में मीटर आया और केल्विन। तो अगर इसकी SI यूनिट की हम बात करें तो वॉट पर मीटर केल्विन। यूनिट रटना नहीं है, फॉर्मूले से जनरेट करना है। डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात करें तो वॉट सोचिए क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी की यूनिट mL2T-2। डायरेक्ट भी पावर का लिख सकते हैं और नहीं तो एनर्जी पर यूनिट टाइम लिख दीजिए। इसके बाद मीटर के कोरस्पॉन्डिंग L और ये टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग क्या करे? के ही रहने दीजिए, बाकी केयरफुली कैलकुलेट कर लें। L कैंसिल आउट हो जाएगा, T-3 और इधर आपका आ गया K-1। तो डायमेंशन वगैरह कभी रटे नहीं, फॉर्मूले से जनरेट कर लें।
अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो बताइए थर्मल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? क्या लेंथ बदलने से बदलेगा या एरिया बदलने से बदलेगा? तो ध्यान रखें, दिस के इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल और ए और क्यू, इन सब से इंडिपेंडेंट रहेगा, इसे इनसे कोई मतलब नहीं। ये आपका किस पे डिपेंड करेगा? तो डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। वैसे टेम्परेचर पर भी स्लाइटली डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी आपका स्लाइटली डिपेंड करता है, और टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, बहुत बढ़ाते हैं, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, स्मॉल चेंज आता है। तो जनरली टेम्परेचर वेरिएशन पूछते नहीं है, बट अगर कहीं रहे तो टेम्परेचर बहुत बढ़ाइएगा तो स्लाइटली ये इंक्रीज कर जाता है। तो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होगा। ऐसी वर्मा में देखेंगे एक टेबल दिया है, उसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की के की वैल्यू, उनको रटना नहीं है, उसको एक बार बस पढ़ लीजिएगा, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। उसमें देखिएगा वुड सबसे लास्ट में है, बहुत कम उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इसलिए लकड़ी के चेयर पे बैठने पे आपको कम हीट ट्रांसफर फील होता है इनिशियली। बहुत देर बैठिएगा तब तो वो भी हीट ट्रांसफर करेगा ही। और लोहे का वही देखिएगा तो आयरन या एल्युमिनियम का देखिएगा तो सबसे ऊपर टेबल में आपको दिखेगा, इसलिए एल्युमिनियम कंटेनर वगैरह अक्सर कुकिंग में यूज करते हैं। तो के, अगर के ज्यादा है इसका मतलब क्या? मोर के मीन्स मोर हीट ट्रांसफर, मोर के मीन्स मोर हीट ट्रांसफर और मोर कंडक्टिंग मटेरियल, मोर थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल। अब जैसे आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए गर्मी का समय है, छत पे टाइल्स बिछी हुई हैं या टाइल्स वाले फ्लोर पर खड़ा होने को बोला जाए आपको, और चटाई वहीं बिछी हुई है उस पे खड़ा होने को, दोनों कड़ी धूप में है, 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर पर दोनों है, टाइल्स भी और चटाई भी, दोनों का टेम्परेचर सेम, लेकिन टाइल्स पे खड़े होने में आपको ज्यादा पेन फील होगा, आप चटाई पे खड़े होगे कम पेन फील होगा। क्यों? टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन टाइल्स से ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा आपको पेनफुल फील होता है। तो किसी भी चीज को टच करने पर जो आप फील करते हैं वो हीट ट्रांसफर को फील करते हैं। ध्यान रखिएगा, टच करने पे हीट ट्रांसफर फील करते हैं, केवल टेम्परेचर नहीं फील करते। टेम्परेचर की भी एक सेंस आता है, बट एग्जैक्टली आप टेम्परेचर को उस तरह से नहीं बता सकते हैं। इस पर हमने डिस्कशन किया था आपको कैलोरीमेट्री के स्टार्टिंग में भी। तो थर्मल कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट टर्म, यूनिट निकालना, डायमेंशन निकालना, किस पे डिपेंड करता है, तो ए एल ज्योमेट्री वगैरह से इंडिपेंडेंट। अब इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। आई थर्मल को अगर लिखा जाए थीटा एच माइनस थीटा एल, एल डिवाइडेड बाई के ए। अब अगर ध्यान से सोचिए तो इस तरह का फॉर्मूला कुछ आप ऐसा देखते हैं, कहां तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने इस तरह का कुछ पढ़ा होगा। अगर कोई रेजिस्टेंस आर है और अगर इसके दोनों एंड को हमने इधर का पोटेंशियल हाई, इधर का पोटेंशियल लो, इस केस में उम्मीद है करंट वगैरह आप लिख लेंगे। 11वीं में कई बार ये चैप्टर इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता है, टारगेट वाले बच्चों के लिए वैसे परेशानी नहीं, करंट वगैरह का इतना आइडिया उन्हें होता है। तो अब अगर हम आई को लिखना चाहें तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइडेड बाई आर, और इसको एक स्टेप लिखते हैं VH माइनस VL बाई आर। ये रेजिस्टेंस याद करिए क्या होता था, रो एल अपॉन ए। वैसे ये रो क्या टर्म होता था, तो रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को उल्टा करते थे तो क्या बनता था वहां पर, कंडक्टिविटी। तो देखें ये करंट में ये चीज आप पढ़ते हैं, लेकिन यहां जो रिलेशन आ रहा है
ये करंट है आपका इलेक्ट्रिक करंट, और यहां जो लिखा जा रहा है ये है थर्मल करंट। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से सोच के देखें, इन दोनों एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करिए और इस एक्सप्रेशन को। लेफ्ट हैंड साइड में आई वैसा ही दिख रहा है, ये होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो, वो है रेट ऑफ हीट फ्लो। राइट हैंड साइड में ऊपर टेम्परेचर का डिफरेंस, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। डिनोमिनेटर में एल, यहां भी एल दिख रहा है, ए यहां भी ए दिख रहा है, यहां के आपका है थर्मल कंडक्टिविटी, और ये सिग्मा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो इस एक्सप्रेशन से लगता है ये पूरा का पूरा करंट जैसा ही है। तो एक तरह से आप समझिए तो इलेक्ट्रिक करंट के इक्विवेलेंट या एनालॉगस थर्मल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस के एनालॉगस टेम्परेचर डिफरेंस, और जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है उसके एनालॉगस जो ये डिनोमिनेटर में टर्म आ रहा है, इसी टर्म को बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। तो जस्ट कंपैरिजन करते हुए कि चूंकि ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है डिनोमिनेटर में ये पूरा टर्म, उसी टाइप का ये टर्म भी है, इसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। और सिमिलर टर्म देखने की वजह से करंट के सारे कॉन्सेप्ट सर्किट वाले जो स्टार्टिंग में आपने पढ़े होंगे वो सारे यहाँ यूज होंगे, और अगर ना हो तो सर्किट थ्योरी वाले का शुरुआत का लेक्चर, जैसे सर्किट में कैसे करंट वगैरह लिखते हैं, पोटेंशियल लिखते हैं, उसको रिवाइज कर लेंगे, साथ में रेजिस्टेंस निकालने वाला भी रिवाइज करेंगे। तो यहाँ एक अनदर टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस RTH, और ये RTH क्या लिखा जा रहा, तो L/KA। ये एकदम वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वाला टर्म रहता था। क्या इसकी यूनिट ओम होगी? सोच के बताइए, यूनिट इसकी SI यूनिट। तो ध्यान दीजिए, ये रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नहीं है कि ओम यूनिट होगी, इसकी यूनिट यहीं से जनरेट करेंगे। इसका थर्मल करंट की यूनिट क्या अभी निकाले थे, वॉट में आ रहा था आपका, और ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन। तो बताइए अपने से, इसको इधर ले जाइए तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा केल्विन पर वॉट। उम्मीद है अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो लिख लेंगे खुद से। वॉट का आपको मालूम है, केल्विन के कोरस्पॉन्डिंग के, और वॉट के कोरस्पॉन्डिंग mL/T। जल्दी बोलिए, -2 की -3, तो डायमेंशनल फॉर्मूला T का पावर -3। बाकी रीअरेंज कर लेंगे टर्म्स को। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब रेजिस्टेंस आप बोलते हैं ρL/A, तो ये L क्या लेते थे, याद करिए। रेजिस्टेंस में ρL/A जब आप बोलते हैं तो L आपका होता है लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यहां पर बोलेंगे लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो। तो लिखिए यहीं पर, टेकन इन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, और एरिया किधर लीजिएगा, तो ए टेकन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। करंट अगर इसमें एल और ए पहचानने में परेशानी हो तो एक बार इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, वैसे ही यहां भी एल और ए डिसाइड करते हैं। अब अगर थर्मल रेजिस्टेंस की ही हम बात करें, तो फायदा क्या है इस टर्म, नए टर्म को इंट्रोड्यूस करने का। तो एक्चुअली अगर मान लीजिए ये आपका एक रॉड है, θH θL, लेंथ इसका L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी है K। अब इस केस में अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ क्या हीट करंट फ्लो किया है, या थर्मल करंट क्या फ्लो कर रहा, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या है, तो Ka
थीटा एच माइनस थीटा एल डिवाइडेड बाई एल ऐसे लिखेंगे, या फिर इसी को थीटा एच माइनस थीटा एल डिवाइडेड बाई आर टी एच। तो ये करंट जैसा कुछ एक्सप्रेशन लगता है, और करंट में एक रॉड है तो यहाँ आसान सा आपको दिख रहा है, बट जब मल्टीपल रॉड्स आते हैं तो करंट के कॉन्सेप्ट को यूज करके न्यूमेरिकल्स को इजीली अपने सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे अभी कैसे करते हैं। तो इसी रॉड को आप जस्ट रिज्यूम कर सकते हैं। इस रॉड की जगह हम लोग सोचेंगे कि एक रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस, तो L अपॉन के, और पोटेंशियल की जगह सोच लीजिएगा मन में टेम्परेचर। अब यहां पर फॉर्मूले से लिखने की बजाय यहां पर अगर हम देखें तो आई आसानी से कर सकते हैं, जैसे थीटा हाई करंट में जैसे लिखते थे डिवाइडेड बाई आर टी एच। थर्मल रेजिस्टेंस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लीजिए। सपोज यही एक आपका क्यूब है, इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी K है। फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस across, फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस across। अब इस केस में फर्स्ट पार्ट है लेफ्ट एंड राइट फेस, सेकेंड टॉप एंड बॉटम फेस। सिमिलर क्वेश्चन आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में किए हैं, फ्रंट एंड बैक फेस। इसको क्यूब नहीं, इसको क्यूबॉइड ले रहे हैं। सपोज ये डायमेंशन A, ये डायमेंशन B, ये डायमेंशन C। थर्मल रेजिस्टेंस आपको लिखना है लेफ्ट राइट फेस के अक्रॉस, टॉप बॉटम फेस के अक्रॉस, फ्रंट और बैक फेस के अक्रॉस। वीडियो को पॉज करिए और थर्मल रेजिस्टेंस लिखिए। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब इस केस में जब लेफ्ट एंड राइट की बात, फेस की बात कर रहे हैं, मतलब आपको सोचना है हीट फ्लो कुछ इस तरह से हो रहा। अब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं। अब जैसे लेफ्ट फेस को हाई 100 डिग्री पे रख दें, राइट फेस को 0 डिग्री पर, कुछ ऐसे हीट फ्लो होगा। तो हीट के फ्लो के डायरेक्शन में आपको लेंथ लेना है। तो इस डायरेक्शन में अगर लेंथ की बात करें तो देखिए ध्यान से, तो इन दोनों फेस के बीच कितना डिस्टेंस है A। तो R लेफ्ट राइट फेस के क्रॉस अगर हमें लिखना है, लेफ्ट राइट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, लेफ्ट राइट फेस के क्रॉस लिखना है तो L अपॉन के ए। L में क्या लिखिएगा A अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी K, और एरिया क्या लिखिएगा, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा तो उस करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया, और इस एरिया में देखेंगे तो B इंटू C। और मोस्टली जब इस तरह के केस होते हैं क्यूब या क्यूबॉइड वाले केस में, तो एक डायमेंशन लेंथ में आता है तो बचे 2 डायमेंशन एरिया में आ जाते हैं। इसी तरह से फ्रंट और बैक फेस के बीच अगर लिखना है आपको, फ्रंट और बैक फेस की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से समझिए। फ्रंट बैक फेस के बीच लेंथ की वैल्यू देखें, फ्रंट और बैक फेस के बीच का डिस्टेंस C, यही होगा लेंथ अपॉन K। बचे 2 डायमेंशन को एरिया में लिख दीजिए। देन रेजिस्टेंस से क्रॉस टॉप और बॉटम फेस के बीच अगर लिखना है तो टॉप बॉटम फेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखें तो यही वाला आपका होगा। इस तरह से हीट फ्लो, टॉप फेस बॉटम फेस के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों फेस के बीच B, तो B डिवाइडेड बाई K। B ऊपर आया तो बचा AC डाल दीजिए इसमें।
तो सिमिलर क्वेश्चन आप करंट में भी करते हैं और वही आपका यहां भी बनेगा। तो बहुत ज्यादा इस पर मैं नहीं करा रहा हूं, एज्यूमिंग कि करंट में आपने ये सब किया है। अच्छा, ये बताइए क्या थर्मल रेजिस्टेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन वगैरह की अगर बात करें तो थर्मल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो ध्यान रखेंगे, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, क्या ज्योमेट्री है, एंड मटेरियल। ज्योमेट्री, मटेरियल, क्या डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो पर भी डिपेंड करता है? सोच के देखें, क्या डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो पर भी डिपेंड करेगा? बिल्कुल डिपेंड करेगा। और यहीं पर अगर आप सोचें तो इन दोनों फेस के अक्रॉस अगर बात किया जाए या इस फेस के अक्रॉस बात करें तो अलग अलग है। तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज यहां पर एक रॉड लिया है हमने, इसके 10 डिग्री सी पर राइट एंड, लेफ्ट एंड 110 डिग्री सी पर है, या 10 की जगह इसको 0 कर लीजिए, इसको 100 कर लीजिए। ये 100 डिग्री सी पर, इधर वाला 0 डिग्री सी पर। इस रॉड का लेंथ 10 मीटर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्मल कंडक्टिविटी कुछ ले लिया गया, सपोज 20 वॉट पर मीटर केल्विन यूनिट थी। इतना डेटा आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, फाइंड हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट, फाइंड हीट फ्लोन पर आवर, या फाइंड हीट फ्लोन इन 1 आवर। इस साइड 0 डिग्री सी पर एज्यूम करिए लार्ज अमाउंट ऑफ आइस है। थर्ड पार्ट, फाइंड अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड पर आवर। Fourth part, find temperature of point P, और P पॉइंट आपको बताया गया कुछ यहां है 4 मीटर डिस्टेंस पे। P पॉइंट दिया गया 4 मीटर डिस्टेंस पर, और बताना है कितना होगा P का टेम्परेचर। चलिए वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से ट्राई करके निकालें। उम्मीद है आपने चारों पार्ट किया। अब मिलाते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, तो Q अपॉन T यही पूछा जा रहा, रेट ऑफ हीट फ्लो, थर्मल करंट और हीट करंट क्या होता है, तो K A थीटा हायर माइनस थीटा लोअर डिवाइडेड बाई लेंथ। सारा डेटा गिवन है, बस पुट करना है आपको। K की वैल्यू SI यूनिट में पुट कर लें 20, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का ध्यान दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर को रखेंगे, 10⁻² 1 सेंटीमीटर और 10⁻² मीटर स्क्वायर है इसलिए -4। देन टेम्परेचर का डिफरेंस, इधर हायर माइनस लोअर 100 - 0। इसके बाद डिनोमिनेटर में अगर लेंथ देखें तो 10,
10 मीटर, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका और ये कुछ आ गया, इधर से करें तो 4 और इधर 100, तो ये कुछ आपका आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻² जूल पर सेकेंड। कैलकुलेशन देख लेंगे। चलिए, तो ये आपका थर्मल करंट आ गया। इसके बाद बोला गया है फाइंड अमाउंट, सेकेंड पार्ट, फाइंड हीट फ्लोन, यहां कर दीजिए फाइंड हीट फ्लोन इन 1 आवर। फाइंड हीट फ्लोन इन 1 आवर आपसे बोला गया, मतलब इसी वाले पार्ट को सॉल्व कर दीजिए। हीट फ्लो पर सेकेंड इतना दिया है, तो हीट 1 सेकेंड में 10⁻², तो 1 घंटे में पूछा गया। 1 घंटे मतलब 60 इंटू 60 मिनट, तो यही आपका 4 इंटू 6 इंटू 6 जो भी आ जाए इतना जूल। इसके बाद बोला गया है थर्ड पार्ट में फाइंड अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड पर आवर। एक्चुअल में इधर से हीट इधर फ्लो कर रहा है, इधर लार्ज अमाउंट ऑफ आइस लिया गया, तो जो भी इधर हीट जा रहा है उससे आइस मेल्ट कर रहा होगा। तो थर्ड पार्ट में यही क्यू 1 घंटे में यूज हुआ है, 1 आवर में इतना हीट आपका ट्रांसफर हुआ, और इसी क्यू को यूज करके आइस पिघलेगा कितना, तो m इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो m के लिए q अपॉन LF पुट कर दीजिए, और q कितना है तो 4 इंटू 6 इंटू 6। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है तो 80। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। 80 किस यूनिट में आता है, कैलोरी पर ग्राम, तो उसको कन्वर्ट करिए कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी के कोरस्पॉन्डिंग 4.2 और ग्राम के कोरस्पॉन्डिंग -3। बाकी जो भी यहां से आंसर आएगा वही आएगा आपका केजी में। तो इस तरह भी सवाल आपको बना के पूछ सकते हैं। हर सेकेंड कितना हीट फ्लो हो रहा है, 2 घंटे में कितना हीट फ्लो होगा, 2 घंटे में कितना आइस मेल्ट करेगा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऐसे हुए। देन फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में पूछा गया है कि बताइए पी पॉइंट का क्या टेम्परेचर। और देखें पी पॉइंट का टेम्परेचर निकालने का 2 तरीका देखते हैं। फोर्थ पार्ट, फर्स्ट मेथड, कि अगर आपको पी पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है तो काम की चीज समझे, तो क्या हर सेकेंड जितना यहां से हीट फ्लोन पर सेकेंड है उतना ही यहां से भी हीट फ्लोन पर सेकेंड, या थर्मल करंट जितना यहां से है उतना ही यहां से। तो इसी रॉड को हम 2 पार्ट में कर दे रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। यही P, इस एंड को सपोज B बोल रहे हैं, इस एंड को A। इसी रॉड को हमने 2 पार्ट में शो किया। A से P तक का रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, और P से B तक का थर्मल रेजिस्टेंस। अगर A से P वाले थर्मल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना लिखते हैं, L4/K इंटू A। और इसका अगर थर्मल रेजिस्टेंस लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा कुछ इधर से टोटल 10, ये तो इधर 6/K इंटू A। अब यहाँ पर हो सकता है आपकी इच्छा हो तो यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके बाद करंट में जैसे यहाँ का आपको मिल गया है 100, यहाँ का मालूम है 0, तो इसी डिग्री सेल्सियस को मन में वोल्ट मान लीजिए। 0 वोल्ट पर ये, 100 वोल्ट पर ये दोनों रेजिस्टेंस मिल गया, सॉल्व करके पोटेंशियल निकालिए। एक ये तरीका है। दूसरा, थोड़ा स्मार्टली अगर कैलकुलेशन करें तो ये बताइए क्या इसमें जितना करंट फ्लो कर रहा उतना ही करंट इसमें भी फ्लो कर रहा है? बिल्कुल। तो यहां से एक ही आपका रॉड है, पर सेकेंड जितना इससे हीट फ्लो किया उतना ही इससे भी हीट फ्लो किया। तो जब I सेम है, और I को हम लोग क्या लिखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, RTH, ये दोनों से सेम है, तो इसी फैक्ट को यूज करिए कि यहां से यहां टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यहां से यहां टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यही करते हैं, यहाँ का 100 माइनस यहाँ का टेम्परेचर थीटा पी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 4/KA। वही चीज यहाँ पे कर लीजिए, थीटा पी का टेम्परेचर माइनस यहाँ का 0 डिवाइडेड बाई 6/KA। KA दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब बाकी सॉल्व कर लीजिए, तो 600
-6 थीटा पी और राइट साइड आपका 4 थीटा पी आ गया। तो इसको लिख सकते हैं थीटा पी इज इक्वल टू 60 डिग्री सी। ठीक, एक और अच्छी चीज इसमें ध्यान से देखें तो सेकेंड मेथड, अगर आप गौर से देखें तो 10 मीटर में कितना टेम्परेचर घटा है? 100। टेम्परेचर का डिक्रीज जो हुआ है वो 10 मीटर में 100 का डिक्रीज हुआ। तो अगर 1 मीटर में आपसे पूछे कितने का डिक्रीज होगा? 10 डिग्री सी। तो बताइए 4 मीटर में कितने का डिक्रीज होगा? तो 40 डिग्री सी। इस एंड का टेम्परेचर है कितना? 100। तो पी पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा? 100 में से 40 घटा 60। ये तो बड़ा बढ़िया है, डायरेक्ट ही आपका आ गया टेम्परेचर। तो बेसिकली यहां पर हमने यूनिटरी मेथड एकिक नियम यूज किया और वो सही हो जा रहा है। क्यों सही हो जा रहा है तो अभी आप वो भी क्लियर आपको हो जाएगा। बेसिकली अभी हम देखेंगे कि इस पूरे रॉड में टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा है, फिर आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि क्यों ये यूनिटरी मेथड लग गया। बट किसी पर्टिकुलर रॉड, एक रॉड में ऐसे आप लगाइएगा तो आ जाता है। अब अगर यही मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ यहां से 6 मीटर पर कितना होगा टेम्परेचर, ओरली बताइए। यहां इस एंड से 6 मीटर पे कितना होगा टेम्परेचर? तो 1 मीटर में 10 घटा है तो 6 मीटर में 60 घटेगा। तो यहां से 6 मीटर पर आपका 60 डिग्री सी हो जाएगा। तो अगर यही रॉड है, एक ही रॉड है, तो हम ओरली अब देखिए लिख रहे हैं, यहाँ 100 है, यहाँ 0 डिग्री सी। अगर मिड पॉइंट का टेम्परेचर पूछे कितना हो जाएगा, तो आधे में, पूरे में 100 घटा है तो आधे में आधा 50 घटेगा, मिड पॉइंट का हो गया 50 डिग्री सी। यहाँ पर अभी आप निकाले हैं 60 डिग्री सी 4 मीटर के डिस्टेंस पर। यहीं से 6 मीटर के डिस्टेंस पर अभी हमने देखा था 60 घटा था तो 40 डिग्री सी। मतलब अगर टेम्परेचर को देखें तो यूनिफॉर्मली कांस्टेंट रेट से लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है। अब इसको मैथमेटिकली भी आप देख लीजिए। इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट, ड्रॉ टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ। चाहे तो फिर से डायग्राम बना लें। टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। यही हमारा रॉड है और थीटा वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना है। एक्स क्या है तो यहां से यहां का लेफ्ट एंड से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इसी का टेम्परेचर थीटा है और ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। अब वैल्यू भी यूज करके आप कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप नोटेशन के टर्म में कर सकते हैं। तो यहां पर अगर ध्यान से सोचें तो यही रॉड है, इस एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सी, इस एंड का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सी। हमें बताना कहाँ का टेम्परेचर है, यहीं से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमने लिया है, ये x है। क्या ये डिस्टेंस बता सकते हैं कितना होगा? अगर रॉड का टोटल लेंथ l हो तो l माइनस एक्स, मैं नोटेशन में कर दे रहा हूं, l वहां 10 दिया है, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका l के टर्म में आया। ये चलिए वैल्यू ले ही ले रहे हैं, आसान और कैलकुलेशन हो जाएगा। अब अगर सोचिए तो इसी रॉड के थ्रू जितना करंट इससे फ्लो कर रहा उतना ही करंट इससे फ्लो कर रहा। करंट सेम तो क्या लिखेंगे, थीटा एच माइनस थीटा एल बाई आर टी एच, और यही आपका आई टी एच है, इसी को आपको सेम करना है। तो इसी चीज को यूज करिए। तो 100 अच्छे से इस तरीके को दिमाग में बैठाइए, 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई इसका लेंथ x, फिर थीटा माइनस यहाँ का टेम्परेचर 0 है, इज इक्वल टू थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई l माइनस एक्स। अच्छा ये x क्यों लिख दिए हैं, तो एक्चुअल में x अपॉन l अपॉन के ये थर्मल रेजिस्टेंस है और दोनों जगह सेम था, इस वजह से ये के आपका कैंसिल आउट होगा। तो इस पार्ट का थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन के, इस पार्ट का थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन के।
अब अगर इसी को आप सॉल्व करना चाहें तो 100 माइनस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये आपका आ गया 100 माइनस थीटा इंटू एल माइनस एक्स और उधर x इंटू थीटा। थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिए अगर इसको, तो 100l माइनस 100x माइनस थीटा l प्लस थीटा x इज इक्वल टू x इंटू थीटा। x इंटू थीटा दोनों साइड से कैंसिल आउट, l क्यों बच गया है? अच्छा, यहाँ 10 माइनस l भी कर दे रहा हूं, ये 10 माइनस l, तो इधर आपका आ गया 1000, इधर आपका आ गया 10 थीटा। चलिए, तो यहां से अगर देखें तो थीटा का फंक्शन 10 चाहे तो कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये आ गया आपका 10 माइनस, थीटा को इक्वलिटी के दूसरे साइड ले गए तो यही कुछ आ गया, थीटा इक्वल टू 10 माइनस 10x। अब यही चीज अगर ध्यान से सोचे तो यहीं पे 4 मीटर रखेंगे, थीटा ये 1000 होगा, तो ये आपका 1000 था, 10 काटने के बाद 100 बचा। अब आप चेक करिए, x0 तो 100 आया, x को 10 पुट करेंगे तो 0 आ रहा है, ये फंक्शन सही है। अब इस केस में ग्राफ अगर पूछा जाए आपसे कैसा बनेगा, तो पहचानिए ग्राफ कैसा है, थीटा वर्सेस एक्स। थीटा वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा है? लीनियर, और कैसा स्लोप? निगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो 100 और यही आपका रॉड के क्रॉस टेम्परेचर का वेरिएशन। इस ग्राफ का स्लोप क्या आ रहा है? कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इंपॉर्टेंट है, किसी भी रॉड के क्रॉस टेम्परेचर का ग्राफ अगर दिया जाए तो जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाइएगा तो ये कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ बन रहा है। और इसी वजह से जब स्लोप कांस्टेंट है तो रेट ऑफ डिक्रीज कांस्टेंट था, और इसलिए हमने यूनिटरी मेथड यूज किया था तो भी आंसर आ गया था। अब अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं, जनरल फॉर्म में जैसे कंडक्शन लॉ आपका यही है, के ए थीटा हायर माइनस थीटा लोअर डिवाइडेड बाई लेंथ एल। कभी कभी ऐसा होता है कि रॉड के केस में एरिया आपका कभी बदल रहा हो, या रॉड जरूरी तो नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट ही रॉड हो, तो ऐसे केसेस में डिफरेंशियल फॉर्म में भी यूज करते हैं हम लोग। तो dq अपॉन dt इज इक्वल टू के ए माइनस डी थीटा अपॉन dx। ये भी आपका कंडक्शन लॉ ही है, ये डिफरेंशियल फॉर्म में लॉ है, डिफरेंशियल फॉर्म। जनरली जब एरिया वगैरह बदलता है या जो आपके रिजर्वायर्स हैं उनके टेम्परेचर चेंज होते हैं तो कई बार डिफरेंशियल फॉर्म में भी लॉ को यूज करना होता है। मतलब इसको समझते रहिए, ये वही चीज है। इसमें माने क्या है कि यही मेरा रॉड था और इस रॉड में हमने 2 पॉइंट कंसीडर किया x प्लस dx। इस छोटे से लेंथ में यहाँ टेम्परेचर है हमारा थीटा और यहाँ का टेम्परेचर थीटा प्लस डी थीटा। तो पहले की तरह ही इस केस में आप यूज कर रहे हैं कि dq हीट फ्लो किया, तो जब किसी छोटे से लेंथ से हमें हीट फ्लो निकालना है तो लॉ वही हमने लगाया है dq, और कितने समय में ये हीट फ्लो हुआ dt टाइम में। तो पहले जो q लिखते थे उसकी जगह dq, जो t लिखे उसकी जगह dt। बाकी तरीका वही। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, थर्मल कंडक्टिविटी Ka। उसके बाद यहाँ हाई माइनस लो लिखे हैं तो वैसे ही हाई माइनस लो किए माइनस डी थीटा और अपॉन लेंथ dx। कब इसको यूज करना पड़ता है? खास करके अगर मान लीजिए रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी बदलने लगे, जब k वगैरह वेरिएबल होगा तब आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी। एरिया बदलता है तब इसकी मदद लेनी पड़ती है। तो उतना वेरिएशन तो पीएमटी में नहीं आने वाला है, बट डिफरेंशियल फॉर्म ध्यान रखिए, इससे मदद मिलती है ग्राफ में भी। अगर इस टर्म की बात करें तो ये क्या है हमारा
हीट करेंट, और ये होता क्या है, कांस्टेंट। कब कांस्टेंट होता है, इन स्टेडी स्टेट। तो अभी हमने पढ़ा था स्टेडी स्टेट में ये कांस्टेंट रहता है। स्टेडी स्टेट की कंडीशन ये थी कि हीट फ्लोइंग पर सेकेंड कांस्टेंट आई। तो जनरल केस में अगर ये रॉड है और इसके लेफ्ट और राइट एंड को हमने कुछ इस तरह से रखा है, अब अगर ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वैल्यू बेस पिछले केस में बनाए ही हैं, अब जनरल ग्राफ बना रहे हैं, कैसा वेरिएशन होगा। थीटा एल 0 से ज्यादा माने हैं, तो इस केस में अगर ध्यान दीजिए तो इस वाई एक्सिस पे थीटा रखा गया है टेम्परेचर, और इधर हमने एक्स रखा है, ये एक्स क्या है, तो यहां से एक्स डिस्टेंस पर टेम्परेचर है थीटा। तो जनरल वेरिएशन में जनरल ग्राफ की अगर बात करें तो इधर से इधर जाने पर अगर इस ग्राफ के स्लोप को देखें तो स्लोप इस ग्राफ का क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। और अगर यहां से डी थीटा अपॉन डी एक्स अगर निकाल के देखें तो ये टर्म कुछ आ जाएगा -1 अपॉन के ए डी क्यू अपॉन डी टी। ये वाला टर्म ध्यान दें कांस्टेंट, ये वाला टर्म है कांस्टेंट, ये निगेटिव साइन शो कर रहा, निगेटिव स्लोप वाला। अगर के कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो उस केस में स्लोप कांस्टेंट आएगा और ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, मैं क्यों ये बता रहा हूं, इसलिए कि पिछला जो केस अपना सवाल था, ग्राफ तो मेरा उसमें भी बना था, बट वहां जो ग्राफ ड्रॉ किए थे वो एक पर्टिकुलर केस के लिए था। ये मैं जनरल रॉड के लिए बना रहा हूं कि अगर कभी एरिया बदले, के बदले, तब भी आप इससे रिलेट कर पाए। तो निगेटिव स्लोप इधर झुका हुआ लाइन और इतना आया। अब इस केस में अगर हम इस एंगल को कुछ भी सपोज अल्फा बोलें तो बता सकते हैं tan अल्फा क्या होगा। तो tan अल्फा अगर ध्यान से देखें तो यही है 1 अपॉन के ए डी क्यू बाई डी टी। ये माइनस साइन, जब इसका अल्फा के टर्म में स्लोप माइनस tan अल्फा बराबर करिएगा, माइनस माइनस कट के ये आएगा। तो इंपॉर्टेंट ग्राफ, इसको ध्यान रखेंगे। अगर रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, के कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज करता है। चाहे तो एक लाइन लिख लीजिए लैंग्वेज में और याद रखेंगे, इफ cross sectional area of rod is uniform, if cross sectional area of rod is uniform and thermal conductivity of rod is constant, and thermal conductivity of rod is constant, temperature decreases uniformly, temperature decreases uniformly, ब्रैकेट में linearly, as we move from, ये हाई है थीटा हाई, as we move from high temperature end to low temperature end, as we move from high temperature end to low temperature end, as we move from high temperature end to low temperature end, high temperature end to low temperature end। अब इस केस में यहां पर अगर ध्यान दें तो ये ग्राफ तो आपका बन गया। अब इसी पर एक छोटा सा सवाल करके बताएं। ये हमने 2 रॉड लिया, थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2, बाकी लाइन दोनों रॉड के, सेम फॉर 2 रॉड्स। और ग्राफ आपको दिया गया है टेम्परेचर के वेरिएशन का ग्राफ। ये एंड थीटा हायर पर है, ये एंड थीटा लोअर पर।
कुछ ऐसा ग्राफ दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन K1 ग्रेटर देन K2, सेकेंड ऑप्शन K1 लेस देन K2, थर्ड ऑप्शन K1 इक्वल टू K2, फोर्थ ऑप्शन डेटा इनसफिशिएंट। अंडरस्टूड है। रॉड इज इन स्टेडी स्टेट। दो अलग अलग मटेरियल के रॉड हमने यूज किया है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1, दूसरे की K2, बाकी L और A दोनों का सेम है। तो वीडियो पॉज करके डिसाइड करें क्या आएगा। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो देखिए, इस रॉड के लिए अगर बात करें तो इस रॉड में टेम्परेचर लिनियरली घटेगा, इसमें भी घटेगा, इसमें भी घट रहा है, इसमें भी घट रहा। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पर बताना है कि K1 ज्यादा K2 ज्यादा। तो अभी आप ध्यान से देखें, इधर अभी किए हैं, ये अल्फा आया, tan अल्फा इधर, स्टेडी स्टेट में ये टर्म कांस्टेंट, गिवन केस में ये भी दोनों के लिए सेम आ गया। तो जितना ज्यादा K अगर मोर होगा तो tan अल्फा की वैल्यू, अगर K ज्यादा तो tan अल्फा लेस, tan अल्फा लेस तो अल्फा की वैल्यू कम आएगी। और अल्फा अगर कम है तो यहां से अगर देख लीजिए ग्रेजुअली, देखिए ये एंगल और इस एंगल की बात करें तो ये एंगल ज्यादा लग रहा है, अल्फा 2, ये अल्फा 1, अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2। तो बेसिकली जितना ज्यादा K उतना ही कम अल्फा। फिर से देख लीजिए, अगर A सेम हो गया है, दोनों का एरिया सेम, डी थीटा हीट करेंट आपका सेम है, तो tan अल्फा कुछ 1/K के प्रोपोर्शनल। अगर K ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा, तो tan अल्फा कम, tan अल्फा कम तो अल्फा कम। तो बेसिकली यहाँ पर अगर अल्फा कम है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग K की वैल्यू ज्यादा होगी दूसरे से। तो K1 इज ग्रेटर देन K2। अब इसी में एरिया बना के भी सवाल पूछा जा सकता है। कभी कभी इसी में एक क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे अगर मान लें इस तरह का दिया जाए, यही रॉड है, बिफोर स्टेडी स्टेट, बिफोर स्टेडी स्टेट थीटा वर्सेस एक्स का वेरिएशन करेक्ट ग्राफ थीटा लोअर थीटा हायर, के ए सब कांस्टेंट है कि कोई एक ही मटेरियल का रॉड है। करेक्ट ग्राफ इज, सोच के करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीन ही ऑप्शन है। बिफोर स्टेडी स्टेट पहचानना है आपको कौन सा ग्राफ होगा। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब स्टेडी स्टेट के पहले के लिए तो आपके पास फॉर्मूला ही नहीं, तो फॉर्मूला ढूंढने जाइएगा तो नहीं मिलेगा। तो इसको लॉजिक से आपको करना होगा सवाल को, कि जैसे अगर ये रॉड है और अगर राइट एंड को ही हमने सपोज 0 पे रखा और लेफ्ट एंड को 100 पे रखा। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इनिशियली जैसे रॉड को हम रूम टेम्परेचर पे लेके बीच में लगाए थे, पूरा हर पॉइंट का एकदम शुरुआत में हर पॉइंट का टेम्परेचर 20 डिग्री या 30 डिग्री कुछ लिया है हमने, ग्रेजुअली हर सेक्शन का टेम्परेचर बदलेगा और स्टेडी स्टेट पहुंचेगा। ठीक, तो अब अगर सोच के देखिए, यही वाला हायर टेम्परेचर वाला एंड है, अगर इसका स्टेडी स्टेट टेम्परेचर जस्ट फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री सी है, ध्यान से सोचेंगे, अगर इसका स्टेडी स्टेट टेम्परेचर 90 डिग्री सी है
तो पहले इसका टेम्परेचर तो कम रहा था। सोचे रूम टेम्परेचर पे 30 डिग्री पर है, जब आप रखेंगे हायर टेम्परेचर एंड वाले के पास जो भी एंड होंगे उसका टेम्परेचर बढ़ा और इधर वाले का टेम्परेचर घटा। तो यहाँ वाले पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर तो पहले कम था और ये बढ़ता बढ़ता कितना पहुंचा है 90। मतलब स्टेडी स्टेट से पहले उसका स्टेडी स्टेट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा। तो अगर स्टेडी स्टेट पहुंचने के बाद ये वाला ग्राफ तो स्टेडी स्टेट में आएगा, स्टेडी स्टेट में ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा। तो इससे कम टेम्परेचर तो इसी ग्राफ में है। जैसे किसी भी पोजीशन की अगर हम बात करें, इसी पॉइंट के यही वाले पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग देखिए, तो स्टेडी स्टेट में अगर इतना टेम्परेचर है तो स्टेडी स्टेट के पहले उससे कम टेम्परेचर होना चाहिए, 1 वाले कर्व में ज्यादा हो गया। तो कौन सा कर्व होना चाहिए? थर्ड। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस लॉजिक आपको लगाना है कि यदि स्टेडी स्टेट में 90 है और उससे पहले कम टेम्परेचर आ रहा तो इससे कम वाला तो यही है। अब ऐसा 2 कर्व देगा तो नहीं डिसाइड कर पाएंगे, बट ये 3 में तो बोल सकते हैं कुछ, इन 3 में तो यही होगा। Then next question. एक आपके लिए लॉजिकली सोचिएगा, अगर इस तरह का रॉड लिया गया है तो थीटा वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा होगा? के कांस्टेंट है, थीटा हायर, थीटा लोअर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चूज करेक्ट ग्राफ इज 1, 2, 3। बुद्धि लगाइएगा। इसमें एरिया बदल रहा, अब उसके अकॉर्डिंग टेन थीटा वहां, टेन अल्फा वहां देखे थे 1/k, उससे सोचेंगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज ये 2 रॉड हमने लिया, इस एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सी, इस एंड का टेम्परेचर 20 डिग्री सी। एरिया दोनों के लिए सेम लिया गया है, एल और ए चलिए फिलहाल दोनों के लिए सेम ले रहे हैं। k/2 और इसके लिए आ गया आपका k/4। इसका -20 डिग्री टेम्परेचर है। एल ए सेम फॉर 2 रॉड्स। फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। थीटा निकालिए, वीडियो पॉज करिए और थीटा को निकालें। चलिए, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। और यहाँ पर अगेन करंट के अप्रोच से करना थोड़ा इजी होगा। इसमें 2 रॉड मानिए, ये एक रॉड, ये दूसरा रॉड। इस एंड का टेम्परेचर -20 डिग्री सी, इस एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सी। यहाँ का k/2 अगर इसका थर्मल रेजिस्टेंस लिखें तो L अपने मन से लेंथ L ले रहे हैं, k/2 दिया है, और इसके लिए लिखेंगे तो R2 इज L/K, k/4 है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर
इस पूरे टर्म को रेजिस्टेंस में ढोने की जरूरत नहीं है, इसी को मान लीजिए 2R0, तो ये है आपका 4R0, या इवन इसको अगर मैं R0 कहूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो आप L/K को R ले लीजिए या 2L/K, वो आपकी सुविधा पर है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल आंसर पर। यहाँ का टेम्परेचर थीटा। अब बोलिए जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें, क्यों, तो दोनों सीरीज में है। अब करंट का कॉन्सेप्ट लगाइए। करंट में क्या करते थे, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस। तो यहां पर लिखते हैं 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R0 इज थीटा माइनस माइनस 20 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 2R0। तो R0 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 200 माइनस 2 थीटा, इधर आ गया थीटा प्लस 20, बाकी सॉल्व करिए तो 3 थीटा, ये आ गया 180, थीटा इज 60 डिग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज 3 रॉड है, इस एंड का टेम्परेचर ये कुछ सपोज 10 केल्विन पर वॉट। अच्छा, केल्विन पर वॉट याद करिए किसकी यूनिट है, तो केल्विन पर वॉट देखिए RTH की यूनिट थी, तो ये क्या दे दिया हमने, थर्मल रेजिस्टेंस, ये 20 किलोवाट और ये 30 किलोवाट नहीं, केल्विन पर वॉट। यहाँ का टेम्परेचर हमने दिया 120 डिग्री C और इधर का टेम्परेचर कुछ दे दिया 0 डिग्री C। यहाँ का θ1, यहाँ का θ2। फाइंड θ1 एंड θ2। वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। इसी टाइप के मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। यूनिट्स को आपको पहचानना होगा। तो ये किसकी वैल्यूज दी गई हैं, RTH। उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो अब मिलाते हैं। अब इस केस में यहां भी सोचिए 3 रेजिस्टेंस, इधर का 0 डिग्री C, इधर 120 डिग्री C। रेजिस्टेंस इस बार दिया ही हुआ है, तो 10, 20, 30 ये सब R की वैल्यूज गिवन है। अब यहां से ये सीधा करंट का सवाल है। अब इस केस में करंट से भी कर सकते हैं, ये बताइए क्या ये 2 मेथड से मैं इसको कर रहा हूं। फर्स्ट मेथड, यहां का टेम्परेचर θ1 है, यहां का θ2। तो फर्स्ट मेथड में आप ये कर सकते हो, यहां का 120 डिग्री माइनस θ1, क्योंकि जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें, उतना ही करंट इसमें। करंट सेम तो क्या सेम करते हैं, θH माइनस θL बाई R। तो इसी वाले फैक्टर को सेम करिए। तो फर्स्ट मेथड जैसे पिछले क्वेश्चन को किए हैं, 120 माइनस θ1 बाई 10 इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 बाई 20 और फिर θ2 माइनस 0/30। अब देखिए 2 से 3 रॉड होने में, 2 रॉड में तो आसानी से एक ही रिलेशन आया, सॉल्व हो गया। यहाँ 3 रॉड है तो इस तरह का बना। अब आप क्या करेंगे, तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए आपस में। यहां से करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 240 माइनस 2 θ1 इज θ1 माइनस θ2। थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो 240 इज इक्वल टू 3 θ1 माइनस θ2। फिर इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, फिर 0 0 कैंसिल आउट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 θ1 माइनस 3 θ2 इज इक्वल टू, इधर 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 θ2। यहां से फिर आपका आ गया कि 2 इसको इधर ले जाइए तो 3 θ1 इज इक्वल टू 5 θ2। कैलकुलेशन एक बार देखते रहेंगे तो ठीक है। इसके बाद
यहाँ पर 3 थीटा 1 को अगर हम पुट करना चाहें तो 5 थीटा 2 माइनस थीटा 2 इज 240। थीटा 2 की वैल्यू आ गई आपको 60 डिग्री सी, और थीटा 2 60 आ गया तो थीटा 1 कितना आएगा? थीटा 1 की वैल्यू लिख सकते हैं 5/3 थीटा 2, तो 60 रखेंगे तो 20 और 100। तो एक मेथड ये रहा आपका। दूसरा मेथड भी सीख लीजिए। इस बार लग रहा है इस मेथड से करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया है। दूसरा मेथड क्या है वो देख लीजिए। सेकेंड मेथड, 3 रॉड था। इसी केस में अगर हम ऐसे सोचें 3 रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आपको आता है, तो बताइए ये वाला है आपका 120 डिग्री सी, यहाँ वाला 0 डिग्री सी। बताइए इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? तो 30, 20, 50, 10, 60, और यहाँ का 120 और यहाँ का 0। क्या करंट निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल 1/120 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 60, ये आ गया आपका 2। अब करंट अगर आपको आ गया तो सर्किट में घूमने भी आपको आता है। करंट आई फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट का टेम्परेचर थीटा 1, इस पॉइंट का थीटा 2। अब सर्किट में जैसे आप मूव करते थे उसी टाइप से यूज करिए। 120 से स्टार्ट करिए, 120 करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो माइनस कितना? I इंटू आर इज इक्वल टू कहां पहुंचे? थीटा 1। अब बताइए यहाँ पर I निकाल चुके हैं तो थीटा 1 की वैल्यू I की 2 रखिए, थीटा 1 इज 100। सिमिलरली अगर हम यहां से यहां चले जाएं या यहां से यहां, जहां से आपको अच्छा लगे, थीटा 1 से चले, यहां से यहां के बीच करंट के डायरेक्शन में फिर घटेगा और कितना? तो I इंटू 20 इज इक्वल टू थीटा 2। तो थीटा 1 आ चुका है 100 माइनस 40 थीटा 2, और थीटा 2 की वैल्यू वही आ गई 60। तो जो यहाँ आपको वैल्यू आया है वही वैल्यू यहाँ मिल रहा, बट इससे शायद कैलकुलेशन ये आपको ज्यादा इजियर लगा होगा। तो दोनों अब है कि इस मेथड का भी अच्छा है। अगर 2 आपका रॉड है तो इससे यूज करो, जल्दी हो जाता है। अगर 3 रॉड है तो अक्सर ये वाला अप्रोच इजी होता है। तो इससे आगे हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे, बट तब तक आपके पास जो भी बुक से करते हो या जो भी सोर्स हो उससे थोड़ी प्रैक्टिस करिए। इससे कल हम लोग और करेंगे प्रैक्टिस।